हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं निखिल गोयल आप सभी का एक बारी फिर से अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी खुशहाली की और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बारी फिर से आपके एसएससी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए लाया हूँ। क्वेश्चन आज के जो रहेंगे वो हमारे स्टील स्ट्रक्चर के रहेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने एनालाइज करा है कि स्टील स्ट्रक्चर जो है वो एक अनकॉमन सब्जेक्ट है। अनकॉमन इन द सेंस कि जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स देखो, इरिगेशन इंजीनियरिंग देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स देखो, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। स्टील को थोड़े कम प्रेफरेंस पे बच्चे रख के चलते हैं क्योंकि टफ सब्जेक्ट है। तो हम लोग स्टील के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज। हमें ये पता लगेगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वही हमारी बूस्टअप होगा हमारे नॉलेज का, और उसी के साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस आएगा ताकि हम एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो स्टील के करीब हम यहाँ पर आज 50 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हर क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को कुछ समय दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और साथ के साथ अपना स्कोर जरूर नोट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने करे और कितने गलत और कितने सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना अगर पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन की अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। ये मेरा कोड है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का। अगर मेरी गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी जेई की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, मैं और मेरी टीम आपको पढ़ाएंगे, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। यह हमारा कोड है एनजी लाइव। इस कोड को जब आप पेमेंट के टाइम पर अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि ये कोड आपको कहां अप्लाई करना है। जब भी आप पेमेंट करो तो लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखेगा हैव अ रेफरल कोड का। यहां पर आप लोगों को एनजी लाइव लिखना है और एनजी लाइव लिखने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जैसे आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। आई विल रिकमेंड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप लोग 1 साल या फिर 2 साल का कोर्स लेना, क्योंकि 1 साल या 2 साल का कोर्स लेने में ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट आपका आता है कॉस्ट का, कॉस्ट आपको कम पड़ती है। दूसरा बेनिफिट आप लोगों का आता है लेडीज एंड जेंटलमैन की 1 साल या 2 साल के टाइम पर आपको ज्यादा एडुकेटर से इंटरेक्ट करने का टाइम मिलता है, ज्यादा एडुकेटर की स्ट्रेटेजी जानने का टाइम मिलता है, ज्यादा एडुकेटर के व्यूज जानने का टाइम मिलता है, ज्यादा एडुकेटर से अपने डाउट पूछने का टाइम मिलता है। काफी रिलायबिलिटी के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर और काफी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो एक अच्छा योद्धा बनकर युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। मेरी नजर में एग्जाम देना किसी युद्ध से कम नहीं होता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरी बात आती है यहाँ पर कि हमें आज के सेशन में क्या पढ़ना है। आज के सेशन में हम लोगों को स्टील के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आप लोगों को पैटर्न बताना चाहता हूं कि भैया हमारा स्टील का जो पैटर्न जाने वाला है आज, वो कैसा जाएगा। स्टील के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा टाइम अलॉट करूंगा और उस टाइम में आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा और आप लोग अपना स्कोर जरूर लिखते रहिएगा कि कितना आपका सही हुआ है और कितना आपका गलत हुआ है, ताकि मुझे एनालिसिस हो सके कि यहाँ पर अभी स्टूडेंट किस मुकाम पर खड़े हैं और कहां तक उनको पहुंचना है। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। What the question number 1 is saying to you, number of rivets required in a joint is। एक ज्वाइंट के अंदर नंबर ऑफ रिवेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन शियर स्ट्रेंथ, लोड अपॉन टीयरिंग स्ट्रेंथ, लोड टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। चले तो आपकी स्क्रीन पर ये है। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मेरी बात आती है कि देखिए नंबर ऑफ रिवेट्स का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिवेट्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर टोटल फोर्स एट अ ज्वाइंट, एक ज्वाइंट पर कितना फोर्स पड़ रहा है अपॉन में रिवेट वैल्यू। नाउ आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आ रही होगी, ये रिवेट वैल्यू क्या होता है। रिवेट वैल्यू इज डिफाइंड एज द मिनिमम ऑफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। जितनी भी आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आ रही है, मिनिमम ऑफ द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, मिनिमम ऑफ द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। आपकी प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ
और उसके बाद आप लोगों की शीयरिंग स्ट्रेंथ। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होता है उसको हम लोग यहां पर अपने रिवेट वैल्यू मानकर चलते हैं। तो हम किसी एक के करस्पॉन्डिंग नहीं जा सकते, ना तो शेयरिंग, ना तो टीयरिंग, ना तो पर्टिकुलर टीयरिंग ऑफ अ रिवेट नहीं जा सकते। वी नीड टू गो विद द रिवेट वैल्यू। सो आई विल से दैट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ कॉम्प्रेशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ एंगल सेक्शंस मे बी। एक कॉम्प्रेशन मेंबर है, अगर वो उसमें एंगल सेक्शन कंसिस्ट करता है तो वो क्या बनता है? कॉन्टिन्यूस मेंबर, डिसकॉन्टिन्यूस सिंगल स्ट्रट, डिसकॉन्टिन्यूस डबल एंगल स्ट्रट, और ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। एक कॉम्प्रेशन मेंबर में अगर एंगल है, एंगल सेक्शन है, तो उसको हम क्या बता सकते हैं? वो कॉन्टिन्यूस मेंबर है, वो डिसकॉन्टिन्यूस सिंगल एंगल स्ट्रट है, या डिसकॉन्टिन्यूस डबल एंगल स्ट्रट है, या फिर इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आई विल प्रोवाइड यू 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपके पास एक कॉम्प्रेशन मेंबर और उसमें एंगल सेक्शन यूज हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस मेंबर की तरह भी एक्ट कर सकता है, सिंगल एंगल स्ट्रट भी और डबल एंगल स्ट्रट की तरह भी एक्ट कर सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिंगल एंगल, इफ area of the cross section of a single angle discontinuous strut is 30 centimeter square and allowable working stress corresponding to its slenderness ratio is, working stress कितना आ रहा है? 625 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी निकाल कर चलनी है, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इट इज अ सिंगल एंगल डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट। सिंगल एंगल डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट है, आपको बोला गया है कि उसकी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, 10 टन, 12 टन, 15 टन या 18 टन। एरिया आपको गिवन है 30 का, सिग्मा एसी गिवन है, और सिंगल एंगल डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट है। आपको पूछा है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे देखी जाए तो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। कैलकुलेटर यूज करने से हमारा समय बच जाता है, कंसेप्ट इज द मेन थिंग। छोटी मोटी कैलकुलेशन हम एग्जाम में कर सकते हैं। सॉल्व करें अगर, तो सबसे पहली बात मेरी यहां पर आती है मेरे प्यारे बंधु, 1 मिनट का पेशेंस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहली बात मेरी यहां पर आती है, whenever I am having the discontinuous single strut, मेरे पास जब discontinuous single strut होता है तो मैं वहां पर कहता हूं कि मेरा जो टोटल सिग्मा लगने वाला होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है, वो 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा एसी होता है। ये कंडीशन होती है IS 800 2007 से हम लोगों को ये चीज पता लगी है, तो मैंने वही कोडल प्रोविजन यहां पर लिखा। तो आई कैन राइट इट एज, मेरा सिग्मा W कितना होगा? 0.8 टाइम्स 625, एंड आई नो दैट कि मेरा टोटल लोड क्या होता है? सिग्मा W इंटू एरिया। आई विल राइट इट एज 0.8 इंटू 625 इंटू में 30। When I will be going to solve it, I will get it as 15 ton. Option number C is the correct answer of this question. एक बेसिक सा कंसेप्ट था। मेजर थिंग आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये है, ये आप छोटी सी चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, if a depth of the 2 column section are equal, if depth of the 2 column section are equal, then column spliced is provided with filler plate, bearing plate, filler और bearing plate, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड। कोडल प्रोविजन का क्वेश्चन हमारे पास आया, जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत कॉमन सी बात है। आपको एक चीज पता है कि सपोज आपका एक कॉलम का सेक्शन इतना बड़ा है, दूसरा कॉलम का सेक्शन इतना बड़ा है, तो इस पोर्शन के अंदर आपको स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस पोर्शन के अंदर स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों ही कॉलम के सेक्शन बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं आपके, तो आई कैन से दैट कोई स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है। दो कॉलम के सेक्शन
डेप्थ ऑफ द टू कॉलम्स लिखा है यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है, तो स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है। आई विल से दैट जब स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है तो इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हेन अ टेंशन मेंबर इज मेड ऑफ 4 एंगल्स with a plate as a web, when a tension member is made of 4 angles with a plate as a web, the allowance for the hole is made as 2 holes for each angle and 1 hole for the web, 1 hole for each angle and 1 hole for the web, 1 hole for each angle and 2 holes for the web, or none of these। 10 से 15 सेकेंड क्वेश्चन को अलॉट करे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल है और बहुत इजी वे का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपके 4 एंगल हैं और 4 एंगल से आप एक टेंशन मेंबर बना रहे हैं वेब प्लेट को यूज करके, तो आप किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, जल्दी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूं। अभी आपको बोला गया है, सपोज ये आपकी प्लेट है, सपोज ये आपकी प्लेट है और इस प्लेट पे आप लोगों ने जो एंगल कनेक्ट करा है वो कुछ इस तरीके से करा है। इस प्लेट पे आप लोगों ने एंगल जो कनेक्ट करा है वो कुछ इस तरीके का करा है। दिस इज योर एंगल सिस्टम। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरे कंसेप्ट पे जाइएगा। यहाँ पर आपको पता है कि आप एक बोल्ट यहाँ लगाने वाले हैं, एक बोल्ट आप यहाँ लगाने वाले हैं, एक बोल्ट आप यहाँ लगाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब आप एक बोल्ट ऊपर नीचे लगा रहे हैं तो हर एंगल के लिए एक होल हो रहा है। इसके लिए एक होल, इसके लिए एक होल, इसके लिए एक होल, इसके लिए एक होल। लेकिन वेब प्लेट की मैं बात करूं तो एक होल ऊपर और एक होल नीचे हो रहा है। तो मैंने कहा कि हर एंगल के लिए एक होल हो रहा है और वेब प्लेट पे 2 होल हो रहे हैं। तो आई कैन राइट इट एज ना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एसएससी 2017 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। द बीम आउटसाइड अ वॉल अप टू द फ्लोर लेवल अबव इट, द बीम आउटसाइड द वॉल अप टू द फ्लोर लेवल above it is known to be as rafter, lintel, spandrel beam या none of these। एक beam outside a wall up to the floor level above is known as rafter, lintel, spandrel beam या none of these। I will suggest ladies and gentlemen आप लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से, मुझे इंतजार है। चले मैं थोड़ा बता देता हूं। इसको बोला जाता है स्पेंड्रल बीम, इसको बोला जाता है स्पेंड्रल बीम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब इसी के साथ मैं आपको राफ्टर और लिंटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। राफ्टर क्या होता है? राफ्टर इज डिफाइंड एज लेडीज एंड जेंटलमैन मेन मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। आपके ट्रस्ट के मेन मेंबर को आप लोग राफ्टर का नाम देकर चलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। लिंटल की मैं बात करूं तो लिंटल कहां दिया जाता है? इट इज प्रोवाइडेड अबव द, इट इज प्रोवाइडेड अबव द डोर्स एंड विंडोज। आप लोग देखेंगे डोर्स और विंडोज के ऊपर आप हमेशा एक आरसीसी का छोटा सा मेंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसके लोड को झेल सके। तो डोर्स और विंडोज के ऊपर जो आरसीसी का मेंबर होता है ना छोटा सा, उसको बोला जाता है लिंटल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये आपकी डोर या विंडो है और यहाँ पर आप छोटा सा एक आरसीसी का मेंबर प्रोवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है लिंटल। ये होता है आपका लिंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, स्पैन्स ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फिलर आर कंसीडर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। स्पैन्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिलर आर कंसीडर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इफ लॉन्गेस्ट स्पैन डज नॉट एक्सीड्स द शॉर्टेस्ट स्पैन बाय मोर देन 0.05, 0.1, 0.15 और 0.2। IS 800 2007 का क्वेश्चन आपके बीच आया, जरा सॉल्व करेंगे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आपको बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली 2 स्पैन्स को इक्वल कब माना जाता है? जब लॉन्गेस्ट स्पैन शॉर्टेस्ट स्पैन से कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं, एक छोटा सा रिलेशन आपको याद रखना है। Ly/Lx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो आप कहेंगे कि ये स्पैन जो है वो कंसिडरेबली इक्वल है।
अगर ये कंडीशन फुलफिल चल रही है तो आप कहने वाले हैं कि ये स्पैन आपके बिल्कुल इक्वली चल रहे हैं. सो आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब ये कोडल प्रोविजन है, आईएएस कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो ये पूछा गया है. द फ्लेंज स्प्लाइस इन द प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू. जब मैं प्लेट गर्डर की बात करता हूँ तो उसमें जो फ्लेंज स्प्लाइस होता है उसमें क्या लगता है? एक्सियल फोर्स लगता है, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लगता है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स लगता है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट लगता है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी. जल्दी प्रोवाइड करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच आया. फ्लेंज स्प्लाइस के अंदर कौन कौन सा फोर्स एक्ट होता है? एक्सियल फोर्स, बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, बेंडिंग एंड shear and bending. I will say that ladies and gentlemen, whenever we are talking about the flange splice, इसके अंदर हमारा एक तो बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है, प्लस इसी के साथ साथ मैं कहूंगा मेरा इसी के अंदर एक्सियल फोर्स भी एक्ट होता है. तो दो चीजें एक्ट होती है मेरी फ्लेंज स्प्लाइस के अंदर. Whenever we are talking about the web splice, इसके अंदर एक तो मेरा shear force एक्ट होता है और इसी के साथ साथ आई विल से दैट एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स भी एक्ट होता है, एक्सियल कॉम्प्रेशन फोर्स भी एक्ट हो जाता है. तो अभी इन चीजों को आपको याद रखना है. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का सही है? मोस्ट ऑफ द लोड्स अप्लाइड टू द बिल्डिंग आर एनवायरमेंटल लोड. मोस्ट ऑफ द लोड्स आर डेड फॉलोड बाय द लाइव लोड. ज्यादातर लोड आपकी बिल्डिंग पर एनवायरमेंटल लोड लगता है और ज्यादातर लोड आपकी बिल्डिंग पर डेड लोड लगता है प्लस लाइव लोड लगता है. पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ना तो पहली सही ना तो दूसरी सही. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी. बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको पता लग जाना चाहिए. आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, स्टील में भी पढ़ा होगा. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स. जल्दी से करेंगे. ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबडी नोज दैट कि हमारी बिल्डिंग पर सबसे ज्यादा लोड लगने वाला होता है डेड लोड और लाइव लोड. सबसे ज्यादा जो लोड लगता है मेरी बिल्डिंग पर वो यही लगता है. एक तो डेड लोड लगता है, एक मेरा लाइव लोड लगता है. ठीक है, तो आई विल से दैट कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एनवायरमेंटल लोड ज्यादा नहीं लगता, इट इज द माइनर लोड. जैसे स्नो लोड थोड़ा बहुत लगाया जाता है, विंड लोड थोड़ा बहुत लगाया जाता है, वैसे एनवायरमेंटल लोड उसी में आता है, हल्का फुल्का. ठीक है, अभी मेजरली जो लोड लगता है वो डेड लोड और लाइव लोड ही लगता है. तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ द रूफ अफेक्ट अमाउंट ऑफ द लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट. किस तरह से पिच जो है वो मेरे लोड को अफेक्ट कर सकती है? पिच बढ़ाने से लोड बढ़ेगा, पिच बढ़ाने से लोड घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या डिपेंड करता है उस कंडीशन पे, वहां कंडीशन कैसी है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी. जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम वेटिंग फॉर इट. ओके, मैं आपको इसका आंसर बताना चाहता हूं. देखिए होता क्या है कि आप सभी को पता है कि आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, ये सबको पता है. नाउ आई विल से दैट देयर आर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई. आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई ये सबको पता होता है. ठीक है, आई विल से दैट आई एक्स एक्स मतलब अगर मेरा ये सेक्शन चल रहा है यहाँ पर, तो आई एक्स एक्स ये है और आई वाई वाई ये है. आई एम गोइंग टू प्लेस द लोड ओवर इट. सो कंसिडरेबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, यानी मेरे मेंबर को बीच से काटने वाला होता है. मेरे मेंबर को बीच से काटने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबल होता है. तो आई विल से दैट आई एक्स एक्स इज कंसिडरेबल, आई एक्स एक्स इज कंसिडरेबल.
whenever I am going to provide hole in this plate, whenever I am going to provide hole in this plate, it won't change Ixx. Ixx उतना ही रहेगा, हाँ Ixx आपका उतना ही रहेगा, Iyy चेंज हो जाएगा. I will say that कि Ixx जो है वो सेम जा रहा है, Iyy चेंज हो जाएगा, Iyy चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इफेक्टिव Ixx है, तो I will say that कि मेरा लोड भी कांस्टेंट रहता है, मेरा लोड भी यहाँ पर कांस्टेंट रहता है. तो पिचिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे लोड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, ये चीज मुझे समझकर चलनी है. लेकिन हाँ, अगर मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखता, क्वेश्चन में आपको कह देता इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में देखो, Iyy के अलोंग देखो, तो आप कहते कि डिक्रीज हो जाता. ठीक है, ये कंसेप्ट समझकर चलिएगा, इंपॉर्टेंट है. What will be the rain load if DH is 2 inches and DH is 1 inches? DN and DHS आपको गिवन है और आपको पूछा है कि आपका रेन लोड कितना होगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी. जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, इजी क्वेश्चन आपके बीच आया. ओके, अभी बात आती है यहाँ से, फॉर्मूला सबको पता है, रेन लोड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. 15.6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. नेक्स्ट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस द एरिया ऑफ द रिवेट होल डिवाइडेड द एरिया ऑफ द रिवेट होल मल्टीप्लाइड द एरिया ऑफ द रिवेट होल या माइनस द एरिया ऑफ द रिवेट होल. ये सबको पता होना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन. सो आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स. जल्दी से कमेंट करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है. नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है? ग्रॉस एरिया में से रिवेट के एरिया का क्या रिलेशन होता है नेट सेक्शनल एरिया के लिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी. चले, अभी सबको पता है यार, ए नेट एरिया इज इक्वल टू में ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस में एरिया ऑफ द रिवेट, माइनस एरिया ऑफ द रिवेट. आई विल से कि माइनस करने से आंसर आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बेसिक सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू चैनल सेक्शंस, व्हेन अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू चैनल सेक्शंस, allowance for the rivet hole is made for two holes from. Allowance for the rivet hole is made from two holes from each web, each flange, each web, one hole for each flange which is more, each web or one hole of the flange whichever is less. भाई आपको बोला गया दो चैनल सेक्शन है आपके पास और यहाँ पर आप होल कर रहे हैं, तो आपको बोला गया कि रिवेट होल जो है वो एलोवेंस के हिसाब से दी जाती है. ऑप्शन ए बी सी डी. जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए मैं आपको बता देता हूँ. देखिए होता क्या है कि जब इस तरीके से कोई दो चैनल सेक्शन टेंशन मेंबर में यूज होते हैं, जब whenever two channel sections are used as a tension member, whenever two channel sections are used in the tension member, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो एलोवेंस दी जाती है, जो एलोवेंस दी जाती है वो कैसे दी जाती है कि 2 होल फॉर द वेब मेंबर, 2 होल्स फॉर वेब. ये आपको याद रखना है, 2 होल्स फॉर वेब एंड 1 होल फॉर फ्लेंज, 1 होल फॉर फ्लेंज. तो जो भी इनमें से कम होता है वो हम देते हैं, जो भी इनमें से कम होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं. ये एलोवेंस होती है. IS कोडल प्रोविजन 800 से आया, IS 800 2007 से आया.
तो ये उसी की कोडल प्रोविजन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वेब के लिए 2 होल, फ्लेंज के लिए 1 होल दिया जाता है। सो आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर कि 1 होल फॉर ईच फ्लेंज विच एवर इज लेस, 1 होल फॉर ईच फ्लेंज विच एवर इज मोर। भाई ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, मोर वाला हो ही नहीं सकता, लेस वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको समझकर चलना है, जरूरी है, ठीक है। चले, अभी मेरी बात आती है यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन। शब्दों पर गौर देंगे। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शंस एट बोथ एंड्स। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड एट डायरेक्शन एट बोथ द एंड्स, उसकी इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? L होगा 0.67L, 0.85L और 1.5L। वेरी इजी क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी साल का एसएससी का पेपर उठा के देख लो, इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। जो कॉलम वाली हमारी टेबल है जिसमें हमारी थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल लेंथ आती है, इफेक्टिव लेंथ आती है, एक क्वेश्चन पक्का आता है उस पर। तो वो टेबल हर किसी के लिए जरूरी है, आप लोग याद रखना, बहुत काम आएगी, ठीक है। चले फिलहाल इसका आंसर करेंगे जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए, आपको बोला गया कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है ना। तो इस केस में आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? इस केस में आप लोगों की जो इफेक्टिव लेंथ आती है, आपको याद रखनी है, थियोरेटिकल इफेक्टिव लेंथ आती है आप लोगों की। थियोरेटिकल एल इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है 0.5 ऑफ एल। एल क्या है? टोटल लेंथ। एल क्या है? टोटल लेंथ। रिकमेंडेड वैल्यू क्या होती है? प्रैक्टिकली हम कितना लेकर चलते हैं उसको? प्रैक्टिकली हम लोग लेकर चलते हैं 0.65 टाइम्स ऑफ एल। सो आई कैन से दैट मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आई विल सजेस्ट यू कि आप पूरी टेबल देख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत ही ज्यादा काम आती है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन उसमें से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अ सिलेंडर, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ इज, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ इज 0 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू इट्स लेंथ, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। सिलेंडरनेस रेशियो 0 कब होगा? जब लेंथ 0 होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होगा, जब वो चारों साइड से सपोर्ट होगा, या नन ऑफ दीज। देखिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लेंथ ऑफ द कॉलम विल बी इक्वल टू, सिलेंडरनेस रेशियो विल बी इक्वल टू 0 व्हेन इट सपोर्ट्स ऑन ऑल साइड्स। जब ये हर साइड से सपोर्टेड होता है, जब इसकी लेंथ हर साइड से सपोर्टेड होती है, तो वी विल कंसीडर एज लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट इज 0। व्हाई? सपोज मैंने कहा ये कॉलम है और ये कॉलम जो है हर साइड से सपोर्टेड है, हर साइड से सपोर्टेड है। यू कैन से दैट जितना भी लोड डालूंगा ये कॉलम बेंड नहीं होगा, इस कॉलम के अंदर किसी भी तरीके की कोई बेंडिंग नहीं होगी। और जब इस कॉलम के अंदर बेंडिंग ही नहीं होगी तो इफेक्टिव लेंथ का कोई क्राइटेरिया ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जो है वो आपकी बेंडिंग को कंसीडर करने के लिए ही देखी जाती है। जितनी लेंथ में बेंड होता है, जितनी लेंथ में बकलिंग आती है, उसी को तो कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। जब ये हर साइड से सपोर्ट है तो बेंडिंग होगी नहीं, हम कहेंगे सिलेंडरनेस रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं है, वो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ अ चैनल इज मेजर्ड एज। आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ अ compression member consisting of a channel is measured as half the nominal width of the section from the edge to the first row of the rivet, or none of these. Option A, option B, option C, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कोडल प्रोविजन है, देखी जाए तो। आप लोग आंसर करिए, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको याद रखना है कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग विड्थ है, आपकी जो आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर है, दैट इज इक्वल टू द नॉमिनल विड्थ। आउटस्टैंडिंग लेंथ को हम नॉमिनल विड्थ ऑफ द सेक्शन के बराबर मान के चलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोडल प्रोविजन है, इसमें मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। द इक्विवेलेंट एक्सियल लोड मे बी डिफाइंड एज
लोड विच प्रोड्यूसेस स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट एक्सियल लोड क्या होता है? वो लोड जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द इसेंट्रिक लोड, मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर, बेंडिंग स्ट्रेस, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए बी सी डी। इक्विवेलेंट एक्सियल लोड क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। इक्विवेलेंट एक्सियल लोड क्या होता है? The load which produces the stress equal to the option A, option B, option C and option number D. I will say ladies and gentlemen, वो लोड जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा इसेंट्रिक लोड के द्वारा। सपोज मैंने कहा ये मेंबर है और दैट इज द एक्सिस ऑफ द मेंबर, यहाँ से फिक्स है, यहाँ पर मैंने लोड डाला, इस लोड का कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको यहाँ भी दिखेगा, इस लोड का कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको यहाँ भी दिखेगा। तो जब ये मैक्सिमम इफेक्ट डाल रहा है, ये वाला लोड आपका यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, तो उसको बोला जाता है आपका क्या? इक्विवेलेंट एक्सियल लोड। ये आपको याद रखना है। तो आई विल से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ अ कंबाइंड फुटिंग to support two equal column loads, the projection of the beam in the lower tie are kept such that bending moment under the column is equal to. For economical design of a combined footing to support two equal column loads, the projection of the beam in the lower tie are kept such that bending moment under column is equal to bending moment at the center of the beam, half the bending moment at the center of the beam, twice the bending moment at the center of the beam, या none of these? ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच आया। हम लोग जो बीम रखते हैं, हम लोग जो बीम करते हैं लोअर टाइम में, वो किस हिसाब से करते हैं कि उसमें जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कॉलम में, वो कहाँ एक्ट होना चाहिए, कितना बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है देखी जाए तो। आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑल्सो। आप अभी इसको आंसर का मुझे इंतजार है, जल्दी सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और लास्ट में मैं एक एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम में किस तरह से हम पढ़े ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ओके, अभी बात आती है, सपोज ये आपकी फुटिंग है, इस फुटिंग पे आपने एक कॉलम यहाँ लगाया, एक कॉलम यहाँ लगाया। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आपने बीम बांधा, यहाँ आपने बीम बांधा। अब जाहिर सी बात है कि आई विल से कि भैया जितना बेंडिंग मोमेंट आपका बीम पर आ रहा है, वो सारा का सारा बेंडिंग मोमेंट कॉलम के थ्रू निकल कर जाता है। और कॉलम का बेंडिंग मोमेंट कहाँ कंसंट्रेट होगा? सेंटर पर होगा। आई कैन राइट ना कि यार बीम का बेंडिंग मोमेंट और कॉलम का बेंडिंग मोमेंट सेम होना चाहिए अगर लोड को नीचे ट्रांसफर करना है ढंग से। तो जाहिर सी बात है ना, स्टेबिलिटी कंडीशन भी वैसी बनेगी। इसका और इसका सेम है और पूरे बीम का सेम है, तो एक स्टेबिलिटी कंडीशन क्रिएट होगी। आई विल से कि बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम बिल्कुल इक्वल है। ये चीज़ आपको समझ के रखनी है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम का आ रहा है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर का कॉलम की तरफ भी चलना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था वो कॉलम पे ट्रांसफर होना चाहिए, तभी तो नीचे ट्रांसफर होगा। बस यही था। तो बेंडिंग मोमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेब ऑफ अ बीम इज डिफाइंड एज व्हाट? क्रॉस सेक्शन क्या होता है? डेप्थ ऑफ अ बीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेब थिकनेस, विड्थ ऑफ द फ्लेंज मल्टीप्लाई by its web thickness, sum of the flange width and depth of the beam multiplied by the web thickness, या none of the above? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। वेब की बात करी जा रही है। एक वेब पोर्शन जो होता है, एक वेब पोर्शन जो होता है, ये इस तरह का आपका बीम चल रहा है। आपको बोला गया है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब आपको निकालना है, तो वो क्या बनेगा? आई कैन से दैट सपोज दिस इज द डेप्थ ऑफ द बीम डी and this is the thickness of the T this. So I can write it as कि area of the web will be equal to what? D into T. So I can write ना depth of the beam multiplied by its web thickness. तो option number A is the correct answer. अब बेसिक सा कंसेप्ट था, मैंने आपका जान के वेट नहीं करा। हाँ जी, इफेक्टिव लेंथ का एक और क्वेश्चन आपके बीच दोबारा देखा।
effective length of a simply supported beam with ends restrained against torsion. Effective length of simply supported beam with ends restrained against torsion and also the ends of the compression flange partially restrained against lateral bending is given as. हाँ जी, आपको बोला गया है restrained against torsion है and also end of the compression flange partially restrained against lateral bending is given by L is equal to span length 0.85, 0.7 और 0.75. जल्दी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए मैंने आपको बताया वही कॉलम वाली टेबल से हमारा ये डायरेक्ट आया हुआ है. कॉलम टेबल से आप लोगों का क्वेश्चन डायरेक्ट आया है और हर साल आता है. आई विल सजेस्ट एवरी स्टूडेंट की वो टेबल याद रख लेना और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. अब इसमें कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्टली उस टेबल से क्वेश्चन आया है मेरे पास, तो रट्टा मारो जिंदाबाद का टेबल आया है तो उससे क्वेश्चन है, मैंने लगा दिया. ठीक है. द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मीन्स ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एन एंगल एट द टॉप. The connection of one beam to another beam by means of one angle at the top and angle at the bottom is known as unstiffened seated connection, stipend seated connection, या none of these. Option A, B, C और D. जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, इजी क्वेश्चन आपके बीच आया. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी. चले, इंतजार मुझे बच्चों के आंसर का. क्वेश्चन बहुत इजी है और डायरेक्ट डेफिनेशन है. द कनेक्शन वन बीम टू द अनदर बीम बाय मींस ऑफ एंगल एट द बॉटम एंड एंगल एट द टॉप इज नोन टू बी एज द अनस्टाइफन्ड सीटेड कनेक्शन. इसको अनस्टाइफन्ड सीटेड कनेक्शन बोला जाता है. तो इसमें कुछ था नहीं. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम having both the end fixed, the equivalent length of a column having both end fixed is called option A B C D. जब दोनों फिक्स होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? 2L, L by 2 और L by root 2. जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, इजी क्वेश्चन आपके बीच आया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना, फिर भी आपके आंसर का मुझे इंतजार है. जल्दी करेंगे. दोनों एंड आपको कह रहे हैं फिक्स है. आप देख सकते हैं इस टेबल से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है. ये हर साल आता है. मतलब ये टेबल बहुत ही जरूरी है. चाहे आप गेट का पेपर दो, चाहे आप एसएससी का दो, हर साल एक क्वेश्चन आता है. तो शॉर्ट कंसेप्ट है ये. ठीक है. अभी बात आती है, आप देख सकते हैं कि भैया दोनों तरफ एंड फिक्स है तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी आती है? इफेक्टिव लेंथ आई कैन राइट ना L by 2 बिकॉज 0.5 टाइम्स ऑफ L देखा था हम लोगों ने. मुझे पता है ऑप्शन नंबर सी है. रिकमेंडेड कितनी रखी जाती है सर? 0.65 टाइम्स ऑफ L. ये भी मुझे पता था. चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आ रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस व्हाट? एक रिवेटेड जॉइंट में क्या क्या आता है? शेयर फेलियर ऑफ द प्लेट आता है, बोल्ट आता है, बियरिंग फेलियर आता है, ये सब कुछ आता है. जल्दी करो. एक रिवेटेड जॉइंट के अंदर क्या क्या आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी. ओके, देखिए एक रिवेटेड जॉइंट के अंदर सब कुछ आता है. अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपको रिवेट वैल्यू का जिक्र करा था. रिवेट वैल्यू का जिक्र करने का मतलब क्या था? सब कुछ डिस्कस करा था मैंने उसमें आप लोगों से. तो एक रिवेटेड जॉइंट में सब कुछ आता है. बियरिंग फेलियर भी आता है, शेयर फेलियर ऑफ द प्लेट भी आता है, बोल्ट भी आता है, इसी के साथ टीयरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट भी आता है. सब कुछ एक्ट होता है. तो आई विल से दैट कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ P and D आर द पिच एंड द ग्रॉस डाया ऑफ द रिवेट, P इज इक्वल टू पिच है एंड D इज इक्वल टू डाया ऑफ द रिवेट है. एफिशिएंसी आपको पूछी गई है, क्या होगा? P by P minus G, P by P plus G, P plus G by P या P minus G by P. ऑप्शन A B C D. सॉल्व करेंगे. इंतजार मुझे आप लोगों के आंसर का जल्दी से.
ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इजी फॉर्मूला है यार। पहली बात तो आती है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, अब इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ P माइनस जी इंटू में थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये आपको याद रखना है, इंटू में सिग्मा टीयरिंग स्ट्रेंथ, अपॉन में P इंटू में T इंटू में सिग्मा T, तो इंटू में 100। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज P माइनस डी अपॉन P। तो फॉर्मूला है भैया, ये सबको पता होना चाहिए। जिसने भी स्टील कनेक्शन पढ़ा, पहली यूनिट आती है स्टील की, जिसने भी स्टील पढ़ा ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट इट्स एक्सिस इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, और आपको बोला गया एरिया इज ए, सो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन इन्होंने आर से डिनोट कर रखा है, तो आर क्या होगा? अरे बहुत आसान है, ऑप्शन ए बी सी डी। तीसरी बार एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी बार एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत इजी भी है, ऐसा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। आप लोग सॉल्व करना, जल्दी से आपको आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबडी नोज दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का स्क्वायर। तो आर क्या हुआ? आई अपॉन ए का रूट हो गया, आई अपॉन ए का रूट। इनमें से कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन एक जैसे ही लिखे हैं, मिसप्रिंट है। आई अपॉन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, अकॉर्डिंग टू IS 1871, 2007 से पहले वाले वर्जन की बात चल रही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेसिंग बार रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू व्हाट? लेसिंग बार ट्रांसवर्स शियर को रेजिस्ट करता है, कितना ट्रांसवर्स होता है वो, कितना होता है एक्सियल लोड के कंपैरिजन में? 1% होता है एक्सियल लोड का, 2% होता है एक्सियल लोड का, 2.5% होता है एक्सियल लोड का, या 3% होता है एक्सियल लोड का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं बस 1 मिनट में आया, पानी पीकर आते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है? ओके, वो 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड होता है। इसी के साथ एक दो चीज और बताना चाहता हूं, काम आएगी, कि जो बेंडिंग्स होती है या लेसिंग्स ही कह लो, शियर फोर्स रेजिस्ट करती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है?
हाँ, V इंटू सी बाई एन इंटू एस। बेंडिंग मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? रिवीजन की बात है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, काम आएगी। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, पता होना चाहिए, काम की बात है, आपके काम आएगी, ठीक है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इन फैक्ट्री बिल्डिंग्स हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन द टू वॉल कॉलम सपोर्टिंग अ वॉल कवरिंग आर कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ABCD। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको हम बोलते हैं गर्ड्स। अभी रट्टा मारो जिंदाबाद का क्वेश्चन है यार। हॉरिजॉन्टल बीम दो वॉल के बीच में आता है, जो वॉल कवरिंग को सपोर्ट करता है उसको गर्ड्स का नाम दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, छतों में भी हम घर में लगा के रखते हैं जनरली, काले कलर के होते हैं, आई सेक्शन सा बना होता है, उसको गर्ड्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। द एवरेज शियर फॉर द रोड बीम सेक्शन कितना होता है? ऑप्शन ABCD। एवरेज शियर फॉर द रोड बीम सेक्शन ऑप्शन AB। अरे मैंने आंसर ही लिख दिया यार, खैर आप लोग रट लेना इसको, आप लोग रट लेना इसको। ये IS कोडल प्रोविजन 800 से आया है मेरे पास, IS 800 2007 से मेरे पास ये आया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि आपका एवरेज शियर स्ट्रेस रोड बीम सेक्शन के लिए कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 945 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर, वेब क्रिपलिंग कहाँ एक्ट होता है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, शियर फोर्स मिनिमम होता है, कंसेंट्रेटेड लोड जहां लगता है, या डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन नंबर D। जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच ही आया। वेब क्रिपलिंग कहां पर होता है? मैक्सिमम शियर फोर्स, सॉरी बेंडिंग मोमेंट, मिनिमम शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, या लोड मैक्सिमम जहां लगता है? देखिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अगर आपके पास एक आई सेक्शन है, सपोज ऐसा एक आई सेक्शन है आपके पास, और उस आई सेक्शन में आप लोगों ने लोड लगाया कुछ इस तरीके का, तो आई विल से दैट कि एक्चुअली में क्या होता है, यहां से आपका वेब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ये जो लोड है ये इस पोर्शन पे मैक्सिमम एक्ट करता है, इस पोर्शन पे मैक्सिमम ये लोड कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ लोड यही लगता है, जिसके कारण ये पोर्शन हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, बेंड होता है। इसी को मैं नाम देता हूं वेब क्रिपलिंग का, इसी को नाम देता हूं मैं वेब क्रिपलिंग का। इसको एक और नाम दिया जाता है लोकल बकलिंग। तो एग्जाम में अगर आएंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे ना, तो जहां मैक्सिमम लोड लगता है वहीं पे ये चीज दबेगी, इसलिए उसको बोला जाता है वेब क्रिपलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। द शेप फैक्टर फॉर द रोल्ड बीम सेक्शन, रोल्ड बीम सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितने से कितने तक वेरी करता है? ऑप्शन ABCD, जल्दी करेंगे। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। जल्दी सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन आपके बीच आया। चले, बीम सेक्शन जनरली कौन सी शेप का होता है, ये बच्चों को कंफ्यूजन यहां होती है। Generally, whenever we are talking about the rolled beam section, always remember we are talking about the I section, because I की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो I के लिए जो रखा जाता है वो 1.12 से लेकर 1.14 के बीच रखा जाता है। I will say that according to me here मेरा ऑप्शन नंबर A की तरफ मैचिंग ज्यादा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम तरह का क्वेश्चन अगला आ गया। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना होता है? ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना होता है ये आपको बताना है, जल्दी सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए आपका शेप फैक्टर कितना होता है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन नंबर D। शेप फैक्टर फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन कितना होता है? देखिए बहुत आसान है, इट इज इक्वल टू 2.34। अभी रट्टा मारो जिंदाबाद है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, स्क्वायर हो गया, डायमंड हो गया, सर्कल हो गया, ये सारी चीजें भाई आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके काम आएगी। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। चलो
अभी मेरी बात आती है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि आज से पहले बहुत बारी करा चुका हूं, और अभी लास्ट टाइम पे मेरा यह मानना होता है कि अगर अब की बार पकी पकाई दे दी ना तो जिंदगी भर बनाना नहीं सीख पाओगे। लास्ट टाइम पे अगर आपको कुछ याद करना है तो मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट इन्वेस्ट करके, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इट ऑन द गूगल, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इट ऑन द बुक, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इट इन योर नोट्स, खुद सर्च करो, खुद ढूंढो और खुद याद करो। वो चीज ज्यादा दिन तक याद रहेगी और एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी। सारा साल पकी पकाई मिलती है यूट्यूब से, सारा साल पकी पकाई मिलती है टीचर से, सारा साल पकी पकाई मिलती है बैठे बैठे। पढ़ पढ़ के इतना हो चुका है कि आज भी याद नहीं हो पाई है, जब भी आज हमें नोट्स देखने की जरूरत पड़ती है। तो इस बार शायद एग्जाम टाइम पर आकर खुद रिसर्च करना, इसीलिए मैं बहुत कम डाटा लिखवा रहा हूं। जो चीज का डाउट है वो नोट्स में सब कुछ है, वो देखना, ठीक है। इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी कि आप खुद से देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और ज्यादा समझ भी पाओगे। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एक्सियल लोड which is just sufficient to keep a column in a small deflected shape. Maximum axial load which is just sufficient to keep column in small deflected shape is known to be as crippling load, buckling load, critical load, या सभी ऑप्शन इसके करेक्ट है। जल्दी सॉल्व करेंगे। एक कॉलम को हल्का सा डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो लोड लगता है उसको क्या बोला जाता है? बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, या क्या? देखिए एक ही बात आती है, एक कॉलम को बेंड करने के लिए जो हम लोड लगाते हैं उसको हम बकलिंग लोड का नाम भी दे सकते हैं, उसको क्रिपलिंग लोड का नाम भी दे सकते हैं। क्रिटिकल लोड तो वो होता ही है जिसमें बकलिंग एक्ट होता है। तो सारे ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 10। इसके पीछे की थ्योरी कौन सी है? हम लोग लेकर चलते हैं यूलर्स क्रिपलिंग लोड थ्योरी, यूलर्स बकलिंग लोड थ्योरी। ये आप लोगों को याद रखनी है और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का आता है न्यूमेरिकल बेसिस। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो मेरे पास आता है क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू में एन की बात छोड़ते हैं। अभी एल इफेक्टिव की बात आती है यहाँ, तो एल इफेक्टिव इज द इफेक्टिव लेंथ, ई इज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ई इज द इलास्टिक मॉडुलस, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लैम्डा इज द स्लेंडरनेस रेशियो। याद रखना है, ठीक है। और दिस इज द क्रिपलिंग लोड, दिस इज द क्रिपलिंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेंडरनेस रेशियो इज व्हाट? स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में रेडियस ऑफ गायरेशन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन अपॉन इफेक्टिव लेंथ, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ABCD सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आपके पीछे आया, ऑप्शन ABCD। देखिए बहुत इजी है यार। सिलेंडरनेस रेशियो का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन में लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अभी लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है? आई कैन राइट इट एज दिस कैन बी इक्वल टू आर मिनिमम ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो दिस इज माय लैम्डा, आई विल सॉल्व इट एंड गेट इट एज एन लैम्डा बाय आर मिनिमम। अभी एन लैम्डा बाय आर मिनिमम का मतलब क्या है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन में रेडियस ऑफ गायरेशन, बट ऑप्शन में कुछ नहीं है। आई विल से ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Tacking rivets are used if minimum distance between the center of the two adjacent rivets. Tacking rivet कब यूज करा जाता है? जब जो adjacent rivet के बीच का जो distance है 12T और 200, जो भी इनमें से कम होगा। Tacking rivets are not considered to calculate the stresses. Tacking rivets are provided throughout the length of a compression member composed of the two components back to back. All the options are correct. ऑप्शन ABCD। IS 800/2007 की डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर दे दी। SSC JEE 2017 का ये क्वेश्चन है और अभी लास्ट में मैं आपको एनालिसिस भी बताऊंगा कि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले और किस तरह के हमको आगे पढ़ने हैं, ताकि प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली हो सके। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि भैया सब्र करिएगा और जो बताऊं उसको जरा सुनिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिख देना, ताकि मुझे समझ आ सके कि यार आप लोग कहाँ पे लाई कर रहे हो, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, मुझे समझ आए और मैं उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। जल्दी करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू मी टैकिंग रिवेट्स कहाँ दिया जाता है?
बिल्कुल सही लिखा है। 12T और 200, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है। T इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आगे मेरी बात आती है यहां से, टैकिंग रिवेट्स कभी भी स्ट्रेस को देने के काम नहीं आता। टैकिंग रिवेट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देने के काम आता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि टैकिंग रिवेट होता क्या है। दो एंगल है, ये दो एंगल जो है ये आपकी एक प्लेट से जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आपने एक बोल्ट लगाया, यहाँ आपने एक बोल्ट लगाया, एंगल एकदम सपोर्टेड है। यहाँ पर जो बोल्ट लगाया है दोनों को ज्वाइंट करने के लिए लगाया और कुछ नहीं करा, तो इसको बोला जाता है टैक रिवेट। ये स्ट्रेस को नहीं झेलता और ये पूरी की पूरी लेंथ के अलोंग लगता है, पूरी की पूरी लेंथ के अलोंग लगता है। ऑप्शन डी, सारी स्टेटमेंट एकदम सही है यार, सब कुछ सही है, ठीक है। चलो, थिकनेस ऑफ द टी फॉर सिंगल फ्लैट लेसिंग। सिंगल फ्लैट लेसिंग की थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए। कोडल प्रोविजन का क्वेश्चन आया, कोडल प्रोविजन का क्वेश्चन आया। 1/30th of the length of the inner end rivet, 1/30th of the length between inner end rivet, 1/50th और 1/60th। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 60। जल्दी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पीछे आया। आईएस कोडल प्रोविजन है, आपको याद रखनी है। ओके, अभी बात आती है whenever we are talking about the single lacing system। जब हम सिंगल लेसिंग सिस्टम की बात करते हैं that should be equal to L1/40 and whenever we are talking about the double lacing system then it should be equal to L1/60। तो अभी तुमको समझ में आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जाएगा। लेकिन डबल लेसिंग की बात कर रहे होते तो हम L/60 कर देते, नथिंग, खत्म। L1 क्या है सर? लेंथ ऑफ द इनर एंड रिवेट्स, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप इंटेंसिटी ऑफ द बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम बेस एंड कंक्रीट कॉम्प्रेसिव एंड टू वेरी फ्रॉम 0 to 2p/dl, ये एंड ऐसे। रेशियो ऑफ द मोमेंट टू द एक्सियल लोड कितना होगा? मोमेंट टू द एक्सियल लोड कितना होगा? ऑप्शन ए L/2, L/3, L/4 या L/6। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ई मैक्सिमम की बात पूछी गई है और कुछ नहीं है। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हम कितनी रखते हैं बस, तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी भैया इस केस में आपको याद रखना था ना, दैट इज L/6, ऑप्शन नंबर डी। अभी कोडल प्रोविजन है यार, मैं पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि लास्ट टाइम पे खड़े हो तो डिटेल जानने का अभी समय नहीं है। पेपर के बाद फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप लोग लास्ट टाइम पे खड़े हो तो हम डिटेल जानेंगे तो फिर वही पढ़ाई हो जाएगी। अभी पढ़ाई करने का समय नहीं है, अभी रिवीजन का समय है। इसीलिए जो चीज़ नहीं आती खुद से देखो, आती है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रही है, यही एक पढ़ने का तरीका है। अभी तुमको ये लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा बोलना कुछ नहीं है भैया, यही रियलिटी है। अभी मैं तुम्हें परोस के आज भी थाली में दे दूंगा तो तुम सारी ज़िंदगी परोसों पे ही रह जाओगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे। और ज़िंदगी में अगर खुद से ट्राई नहीं करा तो शायद से सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ठीक है। मिर्ज़ापुर में भी मुन्ना भैया के पास सब कुछ था भैया, लेकिन मुन्ना भैया के दिल में एक मलाल जरूर रहता था और उन्होंने ये बात बोली भी थी, इससे अच्छा कि हम क्लर्क होते, कम से कम साला अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से तो जीते। देखी होगी मिर्ज़ापुर तुम लोगों ने, तो ध्यान रखना यार, खुद से ट्राई करो, अच्छा रहेगा। IS 800 1971 recommends that in a splice plate the number of the rivets carrying calculated shear stress through packing greater than 6 mm is to be increased by 2.5% for every 1 mm, 1.5 mm, 2 mm या none of these। ऑप्शन नंबर ABCD, जल्दी करेंगे। बोला गया कि अगर पैकिंग प्लेट की थिकनेस टी पैकिंग प्लेट थिकनेस अगर 6 mm से बड़ी होती है तो हम नंबर ऑफ रिविट्स जो है वो 2.5% से बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ रिविट्स जो है वो 2.5% से इंक्रीज कर देते हैं फॉर एवरी कितना
हर कितने थिकनेस के लिए, हर कितने थिकनेस के लिए, तो 1 2 1.5 या इनमें से कोई नहीं। तो भैया IS कोडल प्रोविजन है, IS 800 का प्रोविजन है 2007 का। आपको याद रखना है कि हम इसको 2 थिकनेस से बढ़ा देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द कवर प्लेट्स फॉर बिल्ट अप बीम, टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ अ कवर प्लेट फॉर बिल्ट अप बीम, अलाउंस फॉर द रिवेट होल कितना? ऑप्शन ABCD, सॉल्व इट। IS 800 का है भाई, IS 800 2007 इसका कोडल प्रोविजन है। चले फिलहाल जल्दी सॉल्व करेंगे इसको आप। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू मी अलाउंस जो दी जाती है वो 10 से 20% के बीच में दी जाती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्वेश्चन गलत है ये, क्योंकि बिल्कुल ही सारी रेंज इसके बीच में लाई कर रही है। 10 से 20% अलाउंस होती है अकॉर्डिंग टू मी, सारी रेंज इसके बीच में लाई कर रही है। मेरे अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन सही है, अभी क्वेश्चन ही गलत है देखी जाए तो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको डील करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। आप कोई भी आंसर एग्जाम में टिक करके आओगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि आपकी 10 से 20 के बीच में हर आंसर है। ये एक अच्छा बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जो तुक्केबाजी मारकर आते हैं, और उनके लिए बड़ा नुकसान है जो तुक्केबाजी नहीं मारते और डर के कारण आंसर नहीं लगाते, जिनको पता नहीं होता। तो समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना होता है? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना होता है? ऑप्शन ABCD, जल्दी करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए दोनों के लिए सेम होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए दोनों के लिए सेम होता है 1.5। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले अब इसके बाद रेशियो ऑफ द क्रिपलिंग लोड्स ऑफ द कॉलम हैविंग बोथ हैंड फिक्स टू द कॉलम बोथ हैंड हिंज। क्रिपलिंग लोड का रेशियो आपको निकालना है, बोथ हैंड फिक्स और बोथ हैंड हिंज कितना होगा। बहुत इजी आ गया। ऑप्शन ABCD जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आया आपके बीच। चलिए अभी क्रिपलिंग लोड का मैंने यूनिट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखवाया था, पाई स्क्वायर EI बाय लेमडा का होल स्क्वायर ना। तो आई कैन राइट इट एज पाई स्क्वायर EI बाय एल स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर EI बाय एल स्क्वायर। हाँ ये फॉर्मूला था। और अब मुझे पता है एल इफेक्टिव जो था फिक्स के केस में कितना आ रहा था, L/2, और हिंज के केस में कितना आता है जब दोनों हिंज होते हैं, दैट इज L। तो आई कैन राइट इट एज पाई स्क्वायर EI बाय एल का स्क्वायर, ये तो हुआ हिंज के लिए, और मेरे पास पाई स्क्वायर EI L/2 का होल स्क्वायर हुआ मेरे पास फिक्स के लिए। अभी मुझे पहले फिक्स रखना है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 ऊपर ले आया, तो ये क्या है पूरा हिंज। तो आई कैन राइट इट एज दोनों का रेशियो 4 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देना चाहूँगा, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास समय थोड़ा कम रहता है। बने रहिएगा मेरे साथ, ये मेरा कोड है NG लाइफ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, शाम को एक सेशन और दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो ये मेरा कोड है NG लाइफ, मेरे साथ मेरी गाइडेंस में तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं, डिटेल में अपनी तैयारी कर सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक मोटिवेशन लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। आई विल टेल यू वो मोटिवेशन कैसा होगा, किससे रिलेटेड होगा, हर चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी के लिए बाय।